आतमजीत सिंह साहब, अब अंत में हम ये सारी बात आपने सुन ली। राय साहब, आपके कोई वो है भाई, वो बहुत बार से आपको कह रहे हैं, सीपी राय साहब की याद आई। इन्होंने कहा था कि अहंकार चलकर अहमदाबाद से दिल्ली आ गया। आपने किसी डिबेट में कहीं कहा होगा, तो उनको ये शायद बात उनको लग गई है और उसको याद दिला रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कोई बात, जैसे आज चंदा जीवी, हिमांशु जी ने एक नया टर्म दे दिया कि चंदा जीवी लोग हैं। आतमजीत सिंह साहब, ये एसबीआई जो हिमांशु जी कह रहे हैं, ये एसबीआई तो इस समय मतलब अपराधी के तौर पे खड़ा हुआ है। एक तो उसने आंकड़े पूरे नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के बार बार इंसिस्ट करने के बाद भी आपने पूरे आंकड़े नहीं दिए। आपने जो आंकड़े दिए उसमें सिर्फ आधे अधूरे दिए। और आज जो बाहर निकल के प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वो तो सीजीआई वाज ऑन दी वर्ज, ये प्रशांत भूषण जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वाज ऑन दी वर्ज ऑफ डिक्टेटिंग ऑर्डर अगेंस्ट अगेंस्ट एसबीआई। वो तुषार मेहता साहब उसमें कूद कूद के बोलने लगे जब इन्होंने कहा कि आप उनके लॉयर नहीं, मैं नहीं हूं, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो उनको इश्यू नोटिस हुआ है। नहीं तो आज उनके अगेंस्ट सीबीआई एसबीआई के अगेंस्ट आज ऑर्डर पास होने वाला था। खैर, तुषार मेहता ने बहुतों को बचाया है, बहुत दिनों से बचा रहे हैं, आज फिर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ, लेकिन ये कब तक बचाएंगे? और आतमजीत सिंह साहब, दोनों चीजें, एक तो इसका कुछ वो बता दीजिए, और दूसरा ये कि ये एक बड़ा स्कैंडल, मतलब ये 2024 में मुझे लगता है कि बाकी चीजों के साथ, जैसे 2G जो एक जिसमें कुछ था ही नहीं, उसने अगर कांग्रेस को चुनाव हरवा दिया था, तो ये तो सारा कुछ प्रूवन रिकॉर्ड के साथ है। अब नोट का नंबर बस मिलाना बाकी है कि किसको कितना पैसा दिया गया है। ये कितना प्रभावित करने जा रहा है इस चुनाव को, आतमजीत सिंह साहब? और थोड़ा इसके बारे में जो आपकी जानकारी रहती है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। नमस्कार आनंद वर्धन जी, सीपी जोशी, सीपी राय जी, हिमांशु जी और अजीत कुमार झा जी। बड़ा प्रभुत्व आपका आज पैनल है और मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आपके चैनल ने इस मुद्दे को उठाकर और इसकी बातचीत करने की कहा जाए तो दुस्साहस किया है। इस सरकार में अगर दुस्साहस आपने किया है तो ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर गोदी मीडिया चैनलों को देखें तो जीरो, आपको सिफर मिलेगा, कोई चैनल में इस पर बात नहीं हो रही। ये बात है। अब जब सबने बात की तो उसमें दो बातें मैं चिन्हित कर दूं। पहली बात तो ये है कि ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट, इलेक्टोरल बॉन्ड इज नथिंग बट एन एक्सटॉर्शन रैकेट। वो किस लिए कि डेटा जो आया है कि फ्यूचर गेमिंग ने 7 अप्रैल 2022 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे तो उनपे 2 अप्रैल 2022 में रेड पड़ी थी ईडी की। और बिंदो फार्मा ने जब 15 नवंबर 2022 को परचेज किए इलेक्टोरल बॉन्ड, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया था 10 नवंबर 2022, सिर्फ 5 दिन पहले। शेडी साई इलेक्ट्रिकल ने जब परचेज किए बॉन्ड 11 जनवरी 2024 को, उनके यहाँ आईटी रेट पड़ी थी उससे 20 दिन पहले, 20 दिसंबर 2023 को। टोरेंट पावर 10 जनवरी 2024 को जब उन्होंने परचेज किए बॉन्ड, उस समय 306 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के MMKYE 2.0 और पीएम कुसुम स्कीम में 7 मार्च 2024 को उनको वो मिल गया, 2 महीने बाद एग्जैक्टली। डॉक्टर रेड्डीज पे आईटी रेट पड़ी थी 13 नवंबर 2023 को। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स की रेट पड़ी थी 4 अगस्त 2023 को, और उसके कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर 2023 को डॉक्टर रेड्डीज ने और 10 अक्टूबर 2023 को कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। A1 साइकिल ने 10 अक्टूबर 2023 में बॉन्ड खरीदे और स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट अबाउट मिस अप्रोप्रिएशन उनकी 23 दिसंबर को आई थी। माइक्रो लैब्स ने के यहाँ आईटी रेट 14 जुलाई को पड़ी थी, उन्होंने 10 अक्टूबर को खरीदे। हीरो मोटर कॉर्प के यहाँ आईटी रेट 31 मार्च को पड़ी, उन्होंने 7 अक्टूबर को खरीदे। और यशोदा हॉस्पिटल ने अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2023 में खरीदे और उनके यहाँ आईटी रेट पड़ी 26 जनवरी 2020 को। तो ये हो गया एक्सटॉर्शन का मामला। और दूसरा जो मामला है जो चिन्हित होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस किस लिए बनता है कि जो एक रिलायंस कंपनी से एसोसिएटेड कंपनी बताई जा रही है क्विक सप्लाई चेन, उन्होंने 10 गुना अपने प्रॉफिट का इलेक्टोरल बॉन्ड में खर्चा किया। कैवेंटर्स ग्रुप जो एक आदमी बताए जा रहे हैं, कोई राधेश्याम बजाज साहब, 3 कंपनियों का एड्रेस, एक ही एड्रेस पे 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कैवेंटर ग्रुप में 100 गुना प्रॉफिट से ज्यादा, मतलब ये तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी, शेल कंपनी है कि आप जो कमा रहे हैं उससे 100 गुना, नॉट इवन इक्वल टू प्रॉफिट और इक्वल टू योर नेटवर्थ, बट 100 गुना प्रॉफिट से ज्यादा अपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। तो ये बड़ा लिस्टेड कंपनी के लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा सवाल है कि 100 गुना प्रॉफिट का आप कैसे खरीद सकते हैं। आतमजीत सिंह साहब, 100 गुना नहीं,
1800 गुना कंपनी वाली भी एक कंपनी मदन लाल लिमिटेड है, उनका जी पिछले 3 साल में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 10 करोड़ का। और तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दिए 185 करोड़ के करके उनको दे दिए। ये जो आपने कंपनी का नाम अभी लिया ना, मदन लाल, जी जो आपने जी नाम लिया कैवेंटर मदन लाल MKJ, एक ही आदमी है। राधे श्याम, मैंने आपको नाम बताया जो राधे श्याम, इन तीनों कंपनी के एक ही करता धरता है। और प्रूडेंट ट्रस्ट का तो खैर कल से चल रहा है, सब लोगों ने देखा प्रूडेंट ट्रस्ट का क्या मामला है। मेघा ग्रुप की पेमेंट जो है वो 966 करोड़ की, जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उनकी बैलेंस शीट से ये पता लगा कि ये इन्होंने P&L स्टेटमेंट में अपना खर्चा दिखाया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को आप खर्चा दिखाएंगे तो 290 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स का इवेजन बनता है, 290 करोड़ का। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये कॉर्पोरेट टैक्स इवेजन है। और इसमें फायदा किसको हुआ है? इसमें टैक्स रेवेन्यू का लॉस तो सरकार को हुआ है, पर फायदा जो है बीजेपी को हुआ है। तो बीजेपी ने उसको कवर कैसे किया? उन्होंने हमारा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया, किसानों की MSP नहीं दी, और ये सारी लूट का कवरेज उन्होंने इन बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया। इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं हो सकता। अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज चिन्हित करूंगा। इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में, CP राय जी बताएंगे डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन जिसमें CGI को बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके मिनिस्टर साहब और लीडर ऑपोजिशन डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा। वो एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठी हुई है? संजीव खन्ना की कोर्ट में है। वो कहते हैं हम ये लेजिस्लेशन आया है, इस पर हम भी विचार करेंगे, हम स्टे नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? जब आपका ऑर्डर ऑलरेडी है और सरकार फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराना चाहती और उसके एवज में उन्होंने लॉ बदल दिया, जो कि क्लियरली, एक होता है ना कि एडमिट ऑफ गिल्ट होती है, एक होता है नरेश, एक होता है कि आपने क्यों किया। तो इसमें तो जो मोटिव है वो बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में, CEC की अपॉइंटमेंट में लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, वो करेगी, CGI का कोई रोल नहीं है, उनको जज के उसका नहीं दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि इलेक्शन मैनिपुलेट होंगे, ताकि ये कंपनियां बार बार इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा देती रहें या और उनको देती रहें, और मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सटॉर्शन इस सरकार की चलती रहे। तो फिर होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि CGI को संज्ञान लेकर इस पे कमेटी बैठानी चाहिए थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के 5 रिटायर्ड जजेस की कमेटी बैठाती, और उस पे इलेक्शन कमीशन के मामले में कि क्या ऐसा है कि जो मोदी जी उसमें किसी को नहीं देना चाहते कि आप अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन की कीजिए, ये लीजिए चाबी, इलेक्शन कमीशन आप चलाइए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम आए भी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से थे, पर होता क्या है, मोदी सरकार के बारे में हिमांशु जी बहुत अच्छी बात बताएंगे आपको कि ये जिस पायदान पे चढ़ते हैं उस सीढ़ी को फेंक देते हैं, उस सीढ़ी को खत्म कर देते हैं, ताकि दोबारा कोई सीढ़ी पे चढ़ ना सके। और आपने एक और खबर रिलेटेड देखी होगी, रामनाथ कोविंद साहब ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी टेन्योर को कट शॉर्ट करके 2029 में लोकसभा और सारी स्टेट्स के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2024 के बाद इलेक्शन होगा ही नहीं। ये जो हम बार बार कहते आ रहे हैं ना, इलेक्शन नहीं होगा, लोग कहते हैं आपके जो फियर्स हैं वो अनफाउंड हैं। आप जो कह रहे हैं ये क्या है कि आप मोदी जी को पसंद नहीं करते, तो आप कहते हैं मोदी जी रहेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर अब उसके काले अक्षर में अखबार के ऊपर हेडलाइन में सब क्लियरली आ गया। रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट है वो बड़े क्लियरली कहती है कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर से हमारा कोई लेना देना नहीं, देश की कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कोई देना देना नहीं है, जनमत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारे अंडर काम करेगा और जो इस सरकार के बारे में सवाल पूछेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हम और आप सब देशद्रोही हैं सरकार की नजर में, कोई भी उठा के ले जाएंगे, हम पे भी ED CBI की रेड मारेंगे, हम पे भी इनकम टैक्स की रेड मारेंगे, पर हम लोग तो धन्ना सेठ है नहीं, हमारे यहाँ कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए ये सरकार समझ में नहीं आ रहा कि छुपे तो छुपे कहां। और ये जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, देखिए बहुत क्लियरली है मोटिव और इंटेंट में, अब कोई आपको और मुझे मतलब अंधे को दिया दिखाने वाली बात है, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। पर क्या अब बात ये आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की, हमने प्रमुख ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि भाई साहब आप सर्कुलर निकालिए ना अपनी पार्टी में, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान खड़ा है, कमेरा खड़ा है, मजदूर खड़ा है, हम कहते हैं आप EVM हटाइए
और बैलेट से चुनाव कराइए। आप क्यों नहीं सड़क पे उतरते हैं, क्यों डरे हुए हैं? तो ये ऑपोजिशन पार्टीज पे भी बनता है उनका दायित्व कि लाठी खाने के लिए, डंडा खाने के लिए सबसे आगे आपके नेता क्यों नहीं खड़े? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा, आपको सामने आना पड़ेगा, आपको फर्स्ट लाइन ऑफ वॉरियर बनना पड़ेगा, आपको कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। अगर ईवीएम से चुनाव होंगे तो देश में वही होगा जो आज हो रहा है। जी आनंद वर्धन। मैं आतंकजीत सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं, और एक छोटी सी चीज, क्या यह भी संभव है, मैं ऐसे ही क्योंकि बहुत संक्षेप में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ने डेटा रिलीज नहीं किया था जिनके लोन वेवर हुए थे, वो 10 लाख करोड़ या 14 लाख करोड़ के, एक कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला देखे, क्या उसकी मांग हो सकती है कि किनके लोन आपने वेव ऑफ किए हैं? क्या इस देश को ये जानने का हक नहीं है? आतंकजीत सिंह साहब बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय खत्म हो गया है। देखिए, जो इसमें दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो जो अजीत कुमार झा जी ने कहा, उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं कि जब आप एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड, जो 15 दिन में एक्सपायरी उनकी डेट है, जब उसकी लिस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगती है तो वो आप उसी से आईडी से देंगे ना, जो आईडी आपने जनरेट की है। तो आपको पता है कि वो एक्सपायर हो गए हैं और कैश आउट नहीं हुए हैं, तो उसी आईडी से वो लिंक्ड है। अभी जब आप साइलोज की बात करते हैं, ये कोई पानीपत के अदानी के साइलोज नहीं है कि एक में गेहूं पड़ा है और एक में चावल पड़ा है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। मतलब ये कोई साइलोज कर रहे हैं। एक पीडीएफ में सारा डेटा आ गया और उसी पीडीएफ में एक कॉलम में आपको आईडी देना है, वो आईडी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसने खरीदा और किसने कैश आउट किया। मतलब ये तो एक एक्सेल शीट का नॉर्मल सा फॉर्मूला है। मतलब ये किसको बेवकूफ बना रहे भाई? तो ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये साइलोज कौन से हैं? हमने पानीपत के साइलोज देखे, हमने अदानी के साइलोज देखे, ये तो पहली बार साइलोज देखने की डेटा का भी कोई साइलो होता है। एक बात। दूसरी बात दूसरी बात, ये जो आपने बात कही कि इससे आगे क्या है, देखिए इसके आगे तो यही है कि अब मोदी जी क्या कहेंगे पब्लिक से। पहले तो कहते थे सुदामा है, सुदामा का चावल है, 6500 करोड़ रुपए में इलेक्शन होते हैं। अब आपने जब लोन माफी की बात की तो 16.5 लाख करोड़ रुपए करीब जो पट्टा खाते में डाला गया अभी तक का, ये जो ऑफिशियल डेटा कहता है। अनऑफिशियल डेटा कहता है कि इस ईयर के एंड तक 23.5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये 16.5 लाख करोड़ जिन लोगों का बट्टे खाते में डाला है, और जो पहले 20 सबसे बड़े डोनर हैं, जो सबसे बड़े दाता हैं इनके, वो तो 50% तो उन्हीं के हैं इलेक्टोरल बॉन्ड 11,500 करोड़ रुपए के। और 11,500 करोड़ की मैजिकल फिगर है जो बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं। तो ये तो मतलब एक आम आदमी जो इन पॉलिटिक्स को नहीं समझता हो, बिजनेस को नहीं समझता हो, वो भी बता सकता है कि अगर 20 लोगों ने 11,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और इनका जो खाता है वो भी 11,500 करोड़ बताता है, तो ये वही लोग होंगे जिनका 16.5 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में गया है। चाहे वो पैसा ट्रस्ट के थ्रू आया, शेल कंपनीज के थ्रू आया, स्मॉल कंपनीज के थ्रू आया, या वो सैंटियागो मार्टिन। मैं तो सैंटियागो मार्टिन की फोटो देख के हैरान हो गया। मुझे लगा कोई हट्टा खट्टा चौड़ा आदमी होगा, पीछे उसके पोनी टेल होगी और पूरा गैंगस्टर टाइप उसका नाम होगा। जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये है सैंटियागो मार्टिन और ये है उसका बेटा, तो मेरी भी हंसी छूट गई। तो ये सैंटियागो मार्टिन क्रिएट किए गए लोग हैं, ये लॉटरी किंग और ये सब बताया जा रहा है, ये सिक्किम के वो हैं, ये नागालैंड के वो हैं। और ये जो रेड्डी साहब हैं, उनका प्रोफाइल भी आप देख लीजिए, 14,400 करोड़ का उनको डबल टनल का प्रोजेक्ट मिल रहा है और ये सब हो रहा है। मतलब और तेलंगाना में उनके ऊपर बीआरएस के कई सारे केसेस हैं सीबीआई के द्वारा कि 7600 करोड़ रुपए खा गए, 22,000 करोड़ रुपए खा गए, 7200 करोड़ रुपए खा गए, काम नहीं करके दिया, और उनको आप 14,400 करोड़ दे रहे हैं। और एक कंपनी मेगा की तो ऐसी भी है जिसका लिंक डायरेक्ट उत्तराखंड से था कि उत्तराखंड में जो 41 हमारे जो लेबरर्स फंसे हुए थे टनल में और जिनको पूरा वो ड्रामा करके उनको निकाला गया बाहर, उसका प्रोजेक्ट भी ये मेगा ही कर रही थी भाई। या एक और कंपनी थी। तो ये फ्रंट कंपनीज हैं, वही 20 लोग हैं, वही देश पे राज कर रहे हैं, वही देश के 70% संसाधन पे कंट्रोल किए हैं और वही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। इसमें अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैं इस बात पर